जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है काउंटिंग फिगर टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाली आकृति के अंदर सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 2 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 3 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, इसके बाद में देखिए 4 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 5 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 6 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 7 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, इसी प्रकार से 8 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये और 9 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 9 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 4 और त्रिभुज नंबर 5 इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। इसी प्रकार से त्रिभुज नंबर 6 और त्रिभुज नंबर 7 इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने हो गए, 2। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 8 और त्रिभुज नंबर 9 इन दोनों को भी यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि डबल फलक वाले कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। इसी प्रकार से डबल फलक से अधिक फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यदि हम त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 2 इन तीनों को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लस एक और। इसी प्रकार से देखिए कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार से देखिए त्रिभुज नंबर 4, उसके बाद में त्रिभुज नंबर 8, त्रिभुज नंबर 9, त्रिभुज नंबर 7, त्रिभुज नंबर 6 और त्रिभुज नंबर 5 को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। क्या इस आकृति के अंदर इन सभी के अलावा कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इस आकृति के अंदर इन सभी के अलावा कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 9 और 3 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 1 मिलकर बन जाएगा 13, 13 और 1 मिलकर बन जाएगा 14। यानी कि हमारे सामने जो आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो आंसर 14 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 57, 57 के बाद में दिया गया है 62, 62 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 18 और 18 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 57, 57 से कितना बन रहा है 62, 57 से 62 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 57 में क्या कर दें प्लस 5 कर दें तो 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। फिर देखिए 62 से कितना बन रहा है 31, 62 से 31 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 62 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 31। फिर देखिए 31 से कितना बन रहा है 36, 31 से 36 कैसे बनेगा,
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि हम 31 में क्या कर दें, +5 कर दें, तो 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36 है। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है, 18। 36 से 18 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 36 को क्या कर दें, 2 से भाग कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 18 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, +5, उसके बाद में क्या किया, भाग 2, उसके बाद में +5, उसके बाद में भाग 2। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, +5 भाग 2, +5 भाग 2, अब हो जाएगा +5। ठीक है, यानी कि भाग 2 से भाग करने के बाद में यहाँ पर 18 से अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, 18 के अंदर +5 कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 18 के अंदर +5 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 18 के अंदर +5 करेंगे तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो वहाँ सर संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 16 से 17 दिन शेष बचे हुए हैं, और यदि आप बची हुई तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, इस बचे हुए समय के अंदर एक बार इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को आप सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर PDF सेट से देखने को मिलेंगे। और यदि आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि जब भी आपको इस टाइप से प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को या तो सीरीज वाले टाइप से सोल्व करना है या फिर आमने सामने की संख्याओं को देखकर सोल्व करना है। तो यहाँ पर इस सीरीज के अंदर या फिर इस प्रश्न के अंदर इसको सोल्व करेंगे कैसे, वो देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आमने सामने की संख्याओं को देखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 के सामने कितना लिखा गया है, 64 है। तो 4 के सामने 64 कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 4 का क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो आप सभी को पता है 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। यानी कि 4 का क्यूब करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 7 के सामने देखेंगे कि 7 के सामने यहाँ पर 343 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 7 का कर देंगे क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी को ये भी पता है कि 7 का क्यूब होता है 343 है। यानी कि 7 का क्यूब करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता देंगे कि 11 के सामने इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 11 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि सभी का क्यूब किया गया है तो 11 का भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 11 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना 11 का क्यूब होता है 1331 है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी
1331 है। अब हमें देखना है कि संख्या 1331 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 1331 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 12 का संबंध है 136 के साथ में और 24 का संबंध है 568 के साथ में, उसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्या को इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखें कि उसका संबंध 188 से हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 136 कैसे बना है। तो 12 से यहाँ पर 136 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले किया गया है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है 12 का स्क्वायर होता है 144 है। 144 से 136 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 144 में से क्या कर दें -8 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 136 है। और ध्यान से देखिए 136 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 24 से यहाँ पर 568 इसी प्रकार से बना है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस 24 का सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो याद रखना 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, और 576 में भी हम क्या कर देंगे -8 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 568 है। और ध्यान से देखिए 568 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। यानी कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्या को इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखें कि उससे यहाँ पर 188 बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों में से जो ऑप्शन डी के अंदर संख्या दी गई है 14 इसको रखेंगे। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 14 रखेंगे तो यहाँ पर 188 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमने 14 रखा, सभी का स्क्वायर किया तो 14 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है 14 का स्क्वायर होता है 196 और सभी में से -8 किया गया है तो 196 में से भी क्या कर देंगे -8 कर देंगे। तो 196 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 188। और ध्यान से देखिए 188 आप सभी के सामने दिया भी गया है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 14, जो कि हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि s का अर्थ गुणा है, v का अर्थ घटाना है, m का अर्थ जोड़ है और l का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। और मेरे भाई याद रखना इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि गणितीय संक्रिया टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर लगभग 4 से 5 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज के अंदर हमें सबसे पहले दिया गया है 44 है, उसके बाद में दिया गया है एल का अर्थ क्या बोल रहा है, एल का अर्थ बोल रहा है कि एल का अर्थ है भाग, तो एल के स्थान पर हम क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे दिया गया है 11 के बाद में एस का अर्थ क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि एस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। एस के बाद में क्या है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। उसके बाद में क्या है वी, बोला गया है कि वी का अर्थ है घटाना,
तो यहाँ पर हम v के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद में कितना दिया गया है, 7। 7 के बाद में क्या है, m। बोला गया है कि m का अर्थ है जोड़, तो m के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद में कितना दिया गया है, 9। अब बोला गया है कि समीकरण को सोल्व करने पर इसका मान क्या आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, वो देखिए। इस समीकरण के अंदर हम सबसे पहले करेंगे भाग को सोल्व। तो यहाँ पर देखिए 11 का भाग देंगे किसके अंदर, 44 के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 चौक 44। उसके बाद में क्या है, गुणा के अंदर है 7, फिर क्या बच गया, माइनस का 7, और उसके बाद में बच गया प्लस का 9। अब इसको सोल्व करिए, भाग करने के बाद में करेंगे गुणा। तो यहाँ पर देखिए 7 चौक कितना बन जाएगा, यानी कि 4 और 7 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 7 चौका 28। उसके बाद में क्या बच रहा है, माइनस का 7 और प्लस का 9। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन सभी को यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस प्लस को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 28 प्लस का है और 9 प्लस का है, तो 28 और 9 मिलकर बन जाएगा कितना, 37 है। उसके बाद में क्या बच गया, माइनस का 7। तो 37 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 30 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 30 है। अब हमें देखना है कि 30 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 30 हमें दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यदि यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी है 1527 खानवा की लड़ाई, ऑप्शन सी है 1529 घाघरा की लड़ाई, और ऑप्शन डी है 1540 चौसा की लड़ाई। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो 1540 है इसके अंदर चौसा की लड़ाई नहीं हुई थी, ये सही सुमेलित नहीं है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। बाकी मेरे भाई आप याद रखना, जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1526 के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से खानवा की लड़ाई हुई थी, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1527 के अंदर है। इसी प्रकार से घाघरा की लड़ाई ये हुई थी 1529 के अंदर है। अब पूछ लिया जाए कि चौसा की लड़ाई कब हुई थी, तो मेरे भाई याद रखना चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 के अंदर है। तो फिर 1540 के अंदर क्या हुआ था, तो 1540 के अंदर हुआ था कन्नौज का युद्ध, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसमें नाइटहुड की उपाधि को किसने लौटाया था। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि नाइटहुड की उपाधि को किसने लौटाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसमें नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी, तो ये लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, तो वो है निसल कणिकाएं। जो निसल कणिकाएं हैं ये न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हैं। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोशिका द्रव जिस जलीय भ्रण पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
सी, यानी कि कोशिका द्रव जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है साइटोसोल। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है भारत देश ने, ऑप्शन बी है ईरान ने, ऑप्शन सी है नेपाल ने और ऑप्शन डी है साउथ कोरिया ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत देश ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन उसके अनुच्छेद कहाँ से शुरू होते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51 से 73। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन उसके अनुच्छेद कहाँ से शुरू होते हैं? तो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद शुरू होता है 12 से 35 से, यानी कि 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनाली से लेह पहुंचने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नाथुला दर्रा का, ऑप्शन बी है जोजिला दर्रा का, ऑप्शन सी है बारालाचला दर्रा का और ऑप्शन डी है काराकोरम दर्रा का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मनाली से लेह पहुंचने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? तो बारालाचला दर्रे का उपयोग किया जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। पल्लव वंश का अंतिम सम्राट था अपराजित वर्मन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में होने वाला है तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है केवल और केवल 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर एक बार आप इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर PDF सेट से देखने को मिलेंगे। और इस मास्टर PDF सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे भाई एक बार परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? तो ये किया था शाहजहां ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इबादत खाना की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इबादत खाना की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी वर्ष 1575 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।